जी अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्या हाल है? आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? आई होप आपके टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे, आपके लेक्चर्स भी अच्छे जा रहे होंगे। हाउ इज गोइंग योर एक्सपीरियंस इन द एएफसी? एवरीथिंग इज़ वेल? ऑल इज़ वेल? वो क्या कहते हैं, ऑल इज़ वेल? आई होप ऑल इज़ गोना बी वेल। सो लास्ट टाइम आई वर डिस्कसिंग रिटन कम्युनिकेशन, उसका मैंने हाफ पार्ट कंप्लीट किया था and I was at the key elements of written business messages. If you remember, I discussed the 3 key elements. Yesterday I was at the key elements of written business messages. ऐसा ही है ना बेटा? So 2.2, it's 2.2 key elements. आपको कितने एलिमेंट डिस्कस हुए थे? Key elements of written business messages. जी कितने डिस्कस हुए थे? इफ यू रिमेंबर 3 एलिमेंट्स से द फर्स्ट एलिमेंट वाज दी कोई मैसेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी सेंडर और रिसीवर में आपस में बात करनी होती है, राइटर और रीडर आपसे बात करनी होती है, तो किसी मैसेज के तहत होती है। और मैसेज का मतलब है कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। इफ देयर इज नो गोल, इफ देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो नीड फॉर द सेंडर एंड रिसीवर, देयर इज नो नीड फॉर द राइटिंग एंड देयर इज नो नीड फॉर द रीडिंग। आप मेरे मैसेज को रीड कर, आप मुझे लिसन कर रहे हो या इस किताब को रीड कर रहे हो बिकॉज यू हैव अ मैसेज बिहाइंड, यू हैव अ पर्पस बिहाइंड, and you have to understand that purpose, that you have to pass the AFC paper. ठीक है जी? So yes, the next paragraph is the writer faces the challenge of putting the writing into the writer faces the challenge of putting the message into the writing. ठीक है? जो राइटर का टास्क होता है वो क्या होता है, हम कल डिस्कस किया था। जो राइटर का टास्क होता है कि वो मैसेज को लिखे। राइटर का टास्क होता है कि वो मैसेज को लिखे। ठीक है जी? इट मे बी देयर मैसेज और इट मे बी समवन एल्स मैसेज। ये उसका अपना मैसेज भी हो सकता है या ये किसी और का मैसेज भी हो सकता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। आइदर वे दे मस्ट बी क्लियर व्हाट द मैसेज इज दैट दे आर पुटिंग इनटू राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्टॉर्शन एट द सोर्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। वो कहना चाह रहा है चाहे उसका अपना पर्सनल मैसेज हो या चाहे वो मैसेज कंपनी के बिहाफ पे लिख रहा हो, चाहे वो मैसेज किसी फर्म के बिहाफ पे लिख रहा हो, चाहे वो मैसेज किसी बिजनेस के बिहाफ पे लिख रहा हो या किसी और के बिहाफ पे लिख रहा हो, इन आइदर केस मैसेज मस्ट बी क्लियर, मैसेज मस्ट बी सिंपल। अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा, अगर मैसेज सिंपल नहीं होगा तो अपनी अफादियत वो खो देगा। उस मैसेज को ना बोलने का कोई फायदा है और उस मैसेज को ना कोई लिखने का या पढ़ने का कोई फायदा है। ठीक है जी? However, all this effort will be wasted again if the reader doesn't understand the message that is coming. वही बात कहना चाह रहा है बार बार कि अगर जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए मैसेज लिखा गया है या जिस मकसद के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो मकसद फुलफिल नहीं होता तो उस मैसेज को डिलीवर करने का कोई मकसद ऐसा नहीं है या उसका पर्पस जो है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा। आर्गुअबली देयरफॉर द रीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एनी कम्युनिकेशन। आपको मैंने ये बताया था कि हर कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, नॉट यू, not the person who is sending the message. The person who is receiving the message is actually the important person. ठीक हो गया यहाँ तक? Given the critical nature of the reader, you need to consider the following points when constructing written messages. ठीक है जी? अब यहाँ से मैंने continue करना है, in fact, कि given the critical nature of a reader, you need to consider the following point when, जब भी आपने written communication करनी है तो आपने रीडर के किस पर्सपेक्टिव को देखना है, आपने रीडर की किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, रीडर की किन क्वालिटीज को देखना है, तो उसके मुताबिक आपने मैसेज को डिफाइन करना है। सपोज ये जो बुक लिखी गई है, जिसने बुक लिखी है या आई कैप ने बुक डिफाइन की, आई कैप ने अपने मुताबिक बुक डिफाइन नहीं की बल्कि आपके मुताबिक बुक डिफाइन की है, तो यहाँ पे कहना ही चाह रहा है कि रीडर को देखो, रीडर को जज करो, रीडर को उसकी एबिलिटीज को देखो, उसके मुताबिक मैसेज डिलीवर करना है। वो आगे आपको पूरा डिस्कस करेगा, वही पॉइंट डिस्कस करेगा कि किसके मुताबिक। अब रीडर डेफिनेटली आपको पता है कि रीडर ने ही आपकी राइटिंग गो थ्रू करना है, लेकिन रीडर को आपने कैसे चेक करना है, उसके लेवल कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है, वो आगे 3 पॉइंट एक्सप्लेन करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दी इमेजिन दैट यू आर स्पीकिंग टू द रीडर, वुड यू यूज द सेम। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी मुसीबत ये है, हमारा इश्यू ये है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स कुछ और होते हैं और जब हम लिखते हैं तो हमारे वर्ड्स कुछ और होते हैं। आप खुद देखो कि जब आप लिखते हो तो हम बहुत डिफरेंट हो जाते हैं।
स्पेशली जब आप बॉस के सामने लिख रहे हो तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आप ग्रामेटिकली सही लिखो, आप पूरी कोशिश करोगे कि आप मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स का इस्तेमाल करो ताकि आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाए। कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट थिंग, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है, अगला बंदा आपसे सीखना नहीं चाह रहा, उसको सिर्फ आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है। कस्टमर जो है उसको वो सीखने के लिए आपके पास नहीं आ रहा। नो, यू केम टू मी फॉर लर्निंग, I will use the technical and jargon words for you. लेकिन कस्टमर never came to learn technical and jargon words. वो आपके पास सीखने के लिए नहीं आ रहा, वो सिंपल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, या इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिलीवर करने के लिए आ रहा है। तो द पर्पज इज टू, अच्छा कहना ही चाह रहा है कि जैसे आप बोलते हो, अब आपने रीडर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना है बिजनेस में, कि जैसे आप उससे बोलते हो आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखना भी है। तो पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हाउ यू गोना स्पीक विद दैट पर्सन। ठीक है, Imagine that you are speaking to the reader. Would you use the same word? क्या बोलने में आप सेम वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे? Most of the time बोलने में और लिखने में हमारे वर्ड्स बहुत फर्क करते हैं। Challenge every sentence as you write it and ask yourself the question. जब आप हर सेंटेंस को लिख रहे हो तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप से पूछो, okay, that what am I trying to say? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जिसका कोई पर्पस ही नहीं है, जिसका कोई एम ही नहीं है, जिसका कोई टास्क ही नहीं है, जिसके कोई मंजिल ही नहीं है। ठीक है, हर मैसेज उसके कोई ना कोई मंजिल होनी चाहिए, हर मैसेज उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। ऑल्सो व्हेन राइटिंग टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स, ओके, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु विल एक्चुअली एक्ट ऑन योर मैसेज। ओके, अब यहाँ पे समटाइम यस वी राइट टू अ मैसेज कि जो मल्टीपल लोगों के लिए होता है। ठीक है, मल्टीपल लोगों के लिए तो होता है, लेकिन उस पर जो अमल करना होता है वो एक दो लोग ही होते हैं। हमेशा याद रखना कि सम टाइम हम बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे मैसेज लिखते हैं जो पूरी कंपनी के लिए होते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, या पूरी हायरार्की के लिए होते हैं, या मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए होते हैं, लेकिन सब ने उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करना होता। जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सारों के लिए होती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने जो मैसेज कन्वे किया है, जो आपने मैसेज को लिखा है, वो सपोज आपने 100 पीपल्स को इंफॉर्मेशन डिलीवर की है, लेकिन उसमें जिसने उस पर एक्शन परफॉर्म करना, ही इज द राइट पर्सन, ही और शी इज द राइट पर्सन। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ऑल्सो व्हेन राइटिंग टू मल्टीपल रिसिपिएंट, जब आपके जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है वो मल्टीपल है, मोर देन वन है, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु विल एक्चुअली एक्ट ऑन योर मैसेज, कि किसने आपके मैसेज पे एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करना है। या आई गिव यू एग्जांपल, यहां पे आई गिव यू एग्जांपल कि अगर आपने सपोज अगर आपने एनर्जी ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है, यू आर रनिंग अ बिजनेस और आपने एनर्जी ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप कौन से चैनल पे करने वाले हो? जस्ट लेट मी नो। जियो न्यूज़ पे करोगे, या हम टीवी पे करोगे, या कार्टून चैनल्स पे करोगे, या स्पोर्ट्स चैनल या 10 स्पोर्ट पे करोगे? जी, आप खुद बताएं किस पे करोगे। अब जो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ये कौन है? मोस्टली यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? वो हम टीवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो जियो न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो कार्टून चैनल्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो किस पे इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, वो स्पोर्ट्स चैनल पे होंगे, ओके, वो 10 स्पोर्ट्स पे होंगे, या जो भी आपका स्पोर्ट्स का चैनल है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्चुअली जो एक्शन परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा मैटर करते हैं। अब सपोज अगर आपने बच्चों के पैम्पर्स जो होते हैं, बच्चों के पैम्पर्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो कहाँ पे करोगे? जस्ट गिव मी वन एग्जांपल, कहाँ पे करोगे? क्या बच्चों के पैम्पर्स की एडवर्टाइजमेंट जियो न्यूज़ वाले चैनल पे होगी, या कार्टून चैनल्स पे होगी, या स्पोर्ट्स चैनल पे? किस पे होगी? स्पोर्ट्स चैनल पे, ये कार्टून चैनल्स पे होगी। नॉर्मली आपके ज़हन में ये यार पैम्पर्स की बात है तो बच्चों की बात हो रही है, तो ये तो कार्टून चैनल्स की बात है। नहीं, डिसीजन किसने करना है, फैसला किसने करना है? माँ ने करना होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो आपने मैसेज को डिलीवर करना है, वो हम चैनल पे करो, वो जो जियो जो ड्रामे वाले चैनल हैं उन पे करो, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा जो इंटरेस्टेड होती हैं वो इस तरह के चैनल्स में इंटरेस्टेड होती हैं जिसमें लाइक ये ड्रामास वगैरह होते हैं। तो अब आप एडवर्टाइजमेंट जो बच्चों के पैम्पर्स की करनी है वो आपने उस चैनल पे करनी है। अब सपोज इफ आई टॉक अबाउट, आपने बूम बूम बबल की एडवर्टाइजमेंट करनी है, या आपने चॉकलेट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, बिस्किट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो कौन से चैनल पे करोगे?
जी, आप कौन से चैनल पे करोगे? डेफिनेटली नो, यू कम टू नो कि वो बच्चों का, क्योंकि अब यहाँ पे जो फैसला कर रहा है, शॉप पे जब जाता है बच्चा, तो बच्चा डिसाइड करता है, उसके जहन में वही होगा कि यार जो उसने टीवी में देखा था, जो उसने कार्टून्स में देखा था कि वो बिस्किट खाने से बच्चा सुपरमैन बन जाता है, ओके, या वो चॉकलेट खाने से जो है ना वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, ओके, तो अब वो उसके ध्यान में वही बात होगी, उसने उसी चीज को फिर उसी चीज को उसने वो डिसाइड करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे मल्टीपल रिसिपिएंट हो, आपको पता हो कि वो किस तरह से मोटिवेट होगा, उसके मुताबिक फिर आपने उसके मैसेज को डिलीवर करना है। यहाँ तक ओके हो गया जी। Next is the way the objective of the communication is to set a decision from the reader, then the key reader is the decision maker। ठीक है जी, यहाँ पे की रीडर कौन है? जिसने डिसीजन कर रहा है, जिसने सिर्फ इंफॉर्मेशन तो वो सारे देख रहे होंगे, लेकिन जो डिसीजन करने वाला है वो एक्चुअली कौन है? ही द राइट पर्सन। जो आपका रीडर, जो एक्चुअल रीडर होता है जिसने डिसीजन करना। सपोज ये ICAP की बुक डिसीजन मैंने करना है, आपने करना है। अब ये डिसीजन आपने करना है क्योंकि एग्जाम में डिसीजन आपने करने हैं, और आपके मुताबिक ये बुक डिफाइन है, मेरे मुताबिक ये बुक डिफाइन नहीं है। टीचर के मुताबिक या मैनेजमेंट के मुताबिक या स्टाफ के मुताबिक बुक डिफाइन, या आपके पेरेंट्स के मुताबिक बुक डिफाइन नहीं है, बल्कि ये बुक आपके मुताबिक डिफाइन है। और जो चीज आपके मुताबिक डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड द की रीडर्स, दे आर कॉल्ड द की रीडर्स। यहां तक ओके हो गया। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल, इफ द क्लाइंट फाइनेंस डायरेक्टर हैज अ क्वेरी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग टेक्निक्स and sends an email to an audit team, let me finish all, the decision maker is likely to be the partner rather than the entry level trainee accountant। ठीक है जी। अब सपोज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में, किसी बैंक में ऑडिट करने गए हो, और आप जिस तरीके से ऑडिट कर रहे हो, ट्रेनीज आप जिस तरह से ऑडिट कर रहे हो, सपोज आर्टिकलशिप में आप जिस तरह से ऑडिट कर रहे हो, कि उस ऑडिट के तरीकाकार से उस कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर को प्रॉब्लम है, क्योंकि उस कंपनी के अब उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो आपसे झगड़ा ना करे कि यार तुम क्या कर रहे हो, इस तरह काम थोड़ी करते हैं। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, उससे कोई इश्यू है, तो वो जिसने आपको फॉरवर्ड किया, आपको किसने फॉरवर्ड किया? पार्टनर ने फॉरवर्ड किया है। क्योंकि कंपनी में, फर्म में, ऑडिट फर्म में, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जो सबसे टॉप पोजीशन पर होते हैं उनको CEO नहीं बोलते, उनको पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे अब जो फाइनेंस डायरेक्टर ने जो इश्यू को रेज करना है वो पार्टनर के साथ करना है, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर। जो फैसला करने वाले होते हैं उनके साथ डिस्कस करना होता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि सपोज आप गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो, किसी भी इदारे में जाते हो, अगर आपका काम नहीं होता या लोग आपको वहां पे तंग करते हैं, तो आप वहां पे गार्ड का झगड़ा कर रहे होंगे, या यहाँ पे काम इस तरह होता है, काम इस तरह, आप क्लर्क से झगड़ा कर रहे होंगे। भाई वो तो सिंपल काम करने पर उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंपल काम परफॉर्म करना, डिसीजन मेकिंग उनकी अथॉरिटी नहीं है। आपको जब भी इश्यू हो तो वहां के डायरेक्टर से जाके बात करो, वहां के मैनेजर से जाके बात करो। हमारा इश्यू ये है कि हमें जब प्रॉब्लम आती है तो हम उनके साथ अपना टाइम वेस्ट उनके सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनका उस चीज को ठीक करने में दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। सपोज आप गार्ड से डिस्कस कर रहे होंगे, आप किसी लो लेवल के एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहे होंगे, क्लर्क से डिस्कस कर रहे होंगे, भाई उनका तो ताल्लुक ही नहीं है उस चीज से। उनका तो काम है सिंपल जैसे इंस्ट्रक्शन पीछे से आएंगे वैसे उनको फॉलो करें। तो हमें जब भी इश्यू, हमें जब भी प्रॉब्लम हो, हमें उससे डिस्कस करना होता है, अपना टाइम जाया किए बगैर, अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर उससे डिस्कस करो कि जो इस पोजीशन में है उस चीज को ठीक करने का। और वो जो पोजीशन में होता है वो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं, वो CEOs होते हैं, उनसे डिस्कस करो। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है दे आर द की रीडर्स, दे आर द की डिसीजन मेकर्स। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द की रीडर इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल इन मार्केटिंग, जो हमको पहले में बात की, एंड सेल्स, एज यू नीड टू इंश्योर यू आर डीलिंग विद द डिसीजन मेकर्स टू अचीव द सेल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपने पहले एग्जांपल दी थी डिफरेंट चैनल्स की, ओके, और वो जितनी भी एग्जांपल दी थी वो सारी यहाँ पे फॉल करेंगी कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपको सेल्स कर रहे हो, सपोज आप SMS करते हो, और कभी आपको SMS, एक बात बताओ, आप लाहौर में रहते हो तो या आप कराची में रहते हो, अब कराची वाले को लाहौर का SMS नहीं आएगा, और जो फैसलाबाद में रहता है उसको इस्लामाबाद का SMS नहीं आएगा, और जो लाहौर में रहता है उसको लाहौर के, अगर वो जोहर टाउन में रहता है तो उसको बागबानपुरा का मैसेज नहीं आएगा, और जो बागबानपुरा में रहता है उसको देखिए उसको जोहर टाउन का मैसेज नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? यहां तक ओके है? तो ये कहना चाह रहा है कि आपको राइट वे में मैसेज डिलीवर करना है। अब आप SMS कर रहे हो और आप SMS जनाब कर रहे हो, आप रहते हो सपोज लाहौर में, आप जोहर टाउन में रहते हो, और आपको SMS आ रहे हैं जी बागबानपुरा के, आपको SMS आ रहे हैं नारकली के, आपको SMS आ रहे हैं या फैसलाबाद के, कराची के, तो वो तो मार्केटिंग फजूल गई ना।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न मैसेजेस फॉरवर्ड करने हैं तो पहले आपको पता हो कि आप किस ऑडियंस को, अब जो टोन में आपने फॉरवर्ड करना है, आपने सपोज फीमेल के कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप मेल्स को फॉरवर्ड करना शुरू कर तो बनती है, खुद बताओ, ठीक है। अब बच्चों की आपने कोई चीज़ें फॉरवर्ड करनी है तो आप जो है ना वो यंगस्टर्स को फॉलो करना शुरू करो, जो जिनके बच्चे भी हैं नहीं, जो अभी 20-30 साल के हैं, आपने उनको आप ये देखना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, डिसीजन किसने करना है, उसके मुताबिक मार्केटिंग करनी होती है, उसके मुताबिक मैसेजेस को डिलीवर करना होता है। यहां तक ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इट मे बी दैट द रीडरशिप एज अ होल नीड टू एक्ट ऑन योर मैसेज। रीडरशिप ਇਹ ਗੱਲ याद रखना, जिथे वर्ड आना शिप का, इसका मतलब है सारे उसमें इन्वॉल्व हो। शिप होता है ना जो सब लोगों को लेके जाती है, तो रीडरशिप जहाँ पे सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, पूरी कंपनी उस मैसेज पे एक्शन परफॉर्म करने वाली है, सब एम्प्लॉइज पे एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो दिस इज कॉल्ड द रीडरशिप, ठीक है जी। सो इट मे बी दैट द रीडरशिप एज अ होल नीड टू एक्ट ऑन अ मैसेज, सबको एक्शन परफॉर्म करना है। ऊपर जो बात हुई थी वो स्पेसिफिकली कुछ लोगों की बात हुई थी, की रीडर्स की बात हुई थी, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे की रीडर हैं भाई, यहाँ तो सारे के सारे ही उसमें इन्वॉल्व हो गए। अब एग्जाम्पल क्या दे रहा है जी, फॉर एग्जाम्पल एडवांस नोटिस ऑफ फायर अलार्म। अब हर कंपनी में होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम लगा होता है। क्या सिस्टम लगा होता है? फायर अलार्म सिस्टम। अब वो अल्लाह ना करे, मतलब आग तो बहुत कम ही, आपको पता है ये तो वाक़यात बहुत कम होते हैं। अब वो अगर लगा है तो साल से लगा हुआ है, उसको कभी कभी ऑपरेशनल भी करना होता है। रिक्वायरमेंट होती है कि साल में 1-2 दफ़ा उसको ऑपरेशनल करो, उसको चलाओ। अब ये ना हो कि जब चलाने का टाइम है तो वो जनाब उसको जंग लगे हुए हैं, वो चल ही नहीं रहा, पता ही नहीं उसका, वो समझ ही नहीं आ रही कैसे उसने चलना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की कि वो उनको अलार्म सिस्टम को वैसे ही चलाना होता है। या जिस तरह से ये जो सिलेंडर लगे होते हैं आग बुझाने वाले, ये भी समटाइम चेक करने होते हैं। चलिए ना हो कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो वो सिलेंडर साल से लगे होते हैं, किसी हिलाए नहीं होते, तो पहले तो वो हिलते नहीं है, हिलते हैं तो वो चलते ही नहीं है क्योंकि जैम हुए हुए होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अब वो ए फायर अलार्म वो जो सिस्टम है वो रन होगा और सब एम्प्लॉइज़ को पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये जो अलार्म बजेगा ये सिर्फ मतलब ये एक उसको ऑपरेशन करने के लिए। यहाँ तो ओके हो गया जी। नोटिस दैट ड्यू टू द इमरजेंसी IT मेंटेनेंस वर्क ऑल एम्प्लॉइज नीड टू बी लॉग ऑफ फ्रॉम द इंटरनल सिस्टम बाय 6 PM या 6 PM होगा। 1800 मीन 6 PM, ठीक है जी। या जिस तरह से बेटा अब जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो जो लिंक्ड होते हैं किसके साथ होते हैं? वो सर्वर के साथ होते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं? सर्वर के साथ। अब जब सिस्टम्स को अपडेट करना होता है, सपोज देयर आर 100 सिस्टम्स, तो जो IT वाला पर्सन है वो एक सिस्टम पे जाकर उसको अपडेट नहीं करेगा, वो सर्वर से अपडेट करेगा। और जब सर्वर अपडेट हो रहा होता है तो सारे सिस्टम जो है ना वो लॉग ऑफ ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि सब एम्प्लॉइज, ये मैसेज है सबके लिए, रिटर्न मैसेज गया सबको कि 6 बजे जो है, 6 बजे से पहले या 6 बजे तक आप लॉग ऑफ कर दें, क्योंकि 6 बजे के बाद IT वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो सब एम्प्लॉइज़ के लिए, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस कंपनी में सब के लिए। यहाँ तक ओके हो गया जी। सो आई एम डन विद दिस पार्ट। तो आगे है जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन बिजनेस मैसेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज different forms of written business messages. जी यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, वो कितनी फॉर्म्स हैं जी? जी द फर्स्ट इज दी, पहली कड़ी है बेटा सेल्स लेटर। लिख दूं जी, लिख ही देता हूँ। पहली क्या है? सेल्स लेटर। पहले मैं 3 करके लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे मेरा टाइम काफी वेस्ट होने वाला है। सेल्स लेटर। दूसरा क्या है जी? ऑर्डर लेटर। और तीसरा क्या है जी? कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर, ठीक है जी। सो कंप्लेंट या कंप्लेन लेटर जी, द फर्स्ट इज द सेल्स लेटर। पहला कौन सा? सेल्स लेटर जी। सो अच्छा, अब बिजनेस कम्युनिकेशन में सपोज आपने बिजनेस अब रन कर रहे हो,
तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपनी मार्केटिंग करते हो, ऐसा ही है ना। अब जो आप मार्केटिंग करते हो वो आप एसएमएस के थ्रू भी करते हो, वो आप बिलबोर्ड्स के थ्रू भी होती है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी होती है, एड्स के थ्रू भी होती है, घरों में ब्रोशर्स के थ्रू भी होती है। देयर आर डिफरेंट वे जिसके थ्रू मार्केटिंग होती है, ऐसे ही है ना। तो सेल्स लेटर वो कम्युनिकेशन होती है कि जो रिसीवर ने खुद तो डिफाइन नहीं की, जो जबरदस्ती रिसीवर को जो मैसेज आते हैं। मतलब आपको पता है ना कि आपके अपने मैसेज बहुत कम होते हैं। आपके मोबाइल में अगर देखो तो डेली बेसिस पे जो मैसेज आते हैं उसमें 6-7 तो कंपनी के मैसेज होंगे, क्योंकि अगर 10 मैसेज आए हैं तो शायद की बात है एक आपका मैसेज होगा, बाकी जो 9 मैसेज होंगे वो कंपनी के होंगे, डिफरेंट बिजनेसेस के होंगे। तो ये जो मैसेज होते हैं, दीज मैसेज आर कॉल्ड द सेल्स मैसेजेस, सेल्स लेटर्स, ओके, कि जो बाय फोर्स होते हैं, ओके, और सम टाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इरिटेटिंग मैसेजेस होते हैं, आपको जबरदस्ती दिखाए जाते हैं या आपको जबरदस्ती पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। So the first is sales letter sent from an organization to a potential customer. Potential customer क्या होता है? इस उम्मीद के साथ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये कस्टमर भी, ये पर्सनली मेरा कस्टमर बन जाए, है नहीं अभी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये वही बात है कि पोटेंशियल व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये वही बात है कि वो इस उम्मीद के साथ मैसेजेस करते हैं, इस उम्मीद के साथ एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, इस उम्मीद के साथ आपको ईमेल्स करते हैं कि शायद ये भी हमारा कस्टमर बन जाए, ये भी हमारा कस्टमर बन जाए। तो सेंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पोटेंशियल कस्टमर टू प्रोम देम इनटू ऑर्डरिंग गुड्स, ताकि वो गुड्स को और सर्विसेज को ऑर्डर कर सकें। ठीक है जी। दो चीज़ें होती हैं, गुड्स जिनको आप टच कर सकते हो, सर्विसेज जिनको आप टच नहीं कर सकते। लाइक आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, टीचर प्रोवाइड्स द सर्विस। आप इस इन वर्ड्स को टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई फर्नीचर बाय करते हैं या कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, मतलब जो गुड्स होती हैं उनको आप टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल फॉर्म में होती हैं, और सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल फॉर्म में होती हैं। यहाँ तक ओके हो गया, आई एम डन विद द सेल्स लेटर। अब उन्होंने आपको मार्केटिंग की, उन्होंने आपको सेल्स लेटर फॉरवर्ड किया, समहाउ यू लाइक द मैसेज, ठीक है, आपको समझ आ गया, देन यू ऑर्डर द मैसेज। नेक्स्ट का, यू ऑर्डर द मैसेज। सो सेंड बाय अ कस्टमर टू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज। अब उन्होंने आपको पहले मार्केट किया, फिर आपने उस मार्केटिंग के मद्दे मुकाबल आपको वो चीज़ पसंद आ गई, अब आपने उसका ऑर्डर कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल। अब उसके बाद कंप्लेन। अब पाकिस्तान में उसमें ऐसा होता है कि हम जब भी ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं तो चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं निकलती, ऐसे ही होता है ना। देन वी सेंड अ कंप्लेन, और कंप्लेन लेटर किसकी तरफ से होगा? डेफिनेटली कस्टमर की तरफ से होगा टुवर्ड्स द कंपनी, कि जहाँ से उसने वो चीज़ खरीदी होती है। सो नॉर्मली सेंड बाय कस्टमर टू अ वेंडर टू कंप्लेन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो उसने चीज़ अब खरीदी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, सॉरी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, एंड नाउ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द कंप्लेन लेटर। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन की सारी बात हो रही है। उसके बाद जो फोर्थ है दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है जी। सो आई एम डन विद दीज 3 पार्ट्स। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर। नेक्स्ट इज दी इंक्वायरी लेटर, एंड नेक्स्ट इज दी फॉलो अप लेटर। फॉलो अप है, ठीक है जी। ये तीनों हो गए फ्रॉम एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है जी। सो व्हेन अ कस्टमर सेंड्स कंप्लेन, सो कंपनी रिस्पॉन्सिबल टू एडजस्ट दिस कंप्लेन, और वो जो एडजस्टमेंट करते हैं वो गारंटी के मुताबिक करते हैं, जैसे भी कंपनी के पॉलिसी उसके मुताबिक करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट लेटर, कि जब आप कंपनी के पास वो कंप्लेन पहुंच गई और कंपनी ने अपने मुताबिक उस चीज़ को एडजस्ट किया, okay, that is called the adjustment letter. So usually send in response to a claim or a complaint and include the final outcome, कि अब फाइनली कंपनी ने अपने इसको अपने एंड पे कैसे रिजॉल्व किया है। द नेक्स्ट इज इंक्वायरी लेटर। अब सेल्स लेटर में और इंक्वायरी लेटर में ये डिफरेंस होता है, दोनों में ही मार्केटिंग होती है, लेकिन इंक्वायरी में सेंडर रिसीवर या रीडर खुद चल के सेंडर के पास आता है, बताओ इसका क्या मतलब। जिस तरह से आपने सीए की इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो मोस्ट लाइकली आप राइस में खुद आपने इंटरेस्ट लिया, यू कॉल योरसेल्फ, राइस ने आपको कॉल नहीं की, बल्कि आपने खुद जो है ना वो राइस में आकर यू टॉक द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीए।
तो इंक्वायरी होता है कि जहां पे रिसीवर या जहां पे रीडर या जहां पे लिसनर खुद आके इंफॉर्मेशन गेन करता है कि प्लीज मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं या सर्विस में इंटरेस्टेड हूं, मुझे बताएं इसका क्या स्कोप है, इसके क्या कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को फुलफिल करने में। जिस तरह से आपने जमील साहब ने फिर आपको जो सारी इंफॉर्मेशन दी, ओके, वो कौन से कैटेगरी में फॉल करती है? इंक्वायरी लेटर। आपने इंक्वायर किया एंड यू गेट द रिस्पॉन्स, यू इंक्वायर यू गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पे आपकी अपनी मर्जी शामिल होती है, लेकिन सेल्स लेटर में आपकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। तो ये कहना चाह रहा है इंक्वायरी लेटर आस्क अ क्वेश्चन और इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट। इलिसिट मीन उस पूछना, ठीक है जी, जहां पे आप इंफॉर्मेशन पूछते हो, ओके, या आपको क्वेश्चन पूछते हो कि बताएं इसका क्या मतलब है, इसका क्या स्कोप है, ब्ला ब्ला। उसके बाद बेटा फॉलोअप लेटर। अब फॉलोअप लेटर यहां तक ओके हो गया? शुड आई मूव ऑन? फॉलोअप लेटर में ये होता है कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक आपको उसका रिस्पॉन्स, आगे से जवाब नहीं मिला होता। तो जब तक आपको जवाब नहीं मिलता फॉलोअप करते रहते हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि आपने एक दफा क्वेश्चन किया, आपने एक दफा कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने कोई किसी को रिक्वेस्ट की, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया, देन अगेन यू से यार प्लीज आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। समटाइम अब टीचर भी जो है वो बिजी होते हैं, दे डोंट गिव यू रिस्पॉन्स ऑन टाइम, अगेन यू फॉरवर्ड देम द मैसेज, सर माय क्वेश्चन इज पेंडिंग, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। So this is called the follow-up letters. So send after some type of initial communication के पहले communication हो चुकी है, पहले आपका जो मुद्दा था, जो क्वेश्चन था, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी थी वो आप पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, अभी तक आपका उसका कोई जवाब नहीं मिला, उसका अभी तक कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अ सेल्स डिपार्टमेंट थैंकिंग अ कस्टमर फॉर एन ऑर्डर। जिस तरह से अब सेल्स डिपार्टमेंट है, आपने कोई ऑर्डर किया, ठीक है, कंपनी ने आपको फॉरवर्ड कर दिया। अब जब फॉरवर्ड हो गया, रिसीव हो गया, फिर वो थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू दैट यू लाइक अवर प्रोडक्ट एंड यू ऑर्डर अवर प्रोडक्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद जो मैसेज हुआ, दैट्स कॉल्ड द फॉलोअप लेटर। और अ जॉब सीकर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। पाकिस्तान में अक्सर औकात ऐसा होता है, इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता, कि आप सपोज किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपनी ने शायद 2 हफ्ते के बाद सीवीज फिल्टर करके किसी एम्प्लॉय को रख भी लिया, लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि यू आर नॉट बीइंग शॉर्टलिस्टेड। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। अच्छी कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है, लेकिन नॉर्मल कंपनी वो आपको इन्फॉर्म, तो फिर आपको फॉलोअप करना होता है। तो कहना ये चाह रहा है कि आप जॉब सीकर इंक्वायरिंग और स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन जमा करवाई और उसने अपनी सीवी जमा करवाई, और नो ही डिडंट गेट द रिस्पॉन्स। सर व्हाट हैपेंड? 1 महीना गुजर गया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब मुझे बता दें ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ, क्या मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी नहीं की जाएगी, लेकिन फिर आपको खुद यहाँ पे फॉलोअप करना पड़ता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। ये कहना चाहिए फॉलोअप लेटर सीक्स टू प्रमोट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस, कि जो प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, को प्रीवियस हमने कोई मैसेज डिफाइन किया है, अभी तक उस पर उसका जवाब रिसीव नहीं हुआ, उसका रिप्लाई हमें नहीं मौसूल हुआ, और जब तक हमें रिप्लाई नहीं होता हमें सुकून नहीं आता। सपोज आप किसी को सवाल करते हो, आपको जवाब रिसीव नहीं, कितना बुरा फील होता है। जब तक आपको जवाब ना मिले यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो उस वक्त तक आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होती जब तक आपको उसका जवाब रिसीव ना हो। तो वो जब तक जवाब रिसीव ना हो तो हम फॉलोअप करते रहते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी मच कवर्ड इन कमिंग चैप्टर समवेयर। फॉलोअप लेटर इज अ वेरी डिटेल फॉर्म कि फॉलोअप लेटर हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और रेफरेंस लेटर, इसको मैं साफ कर लूं। यस, यहां तक ओके है। मैं एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं, आप सबको एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि सेल्स लेटर क्या होते हैं, ऑर्डर लेटर क्या होते हैं, बल्कि आपको मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं कि सबसे पहले सेल्स, ये मैंने खुद ही डिफाइन किया सीक्वेंस आपके लिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहले सेल्स लेटर होता है, ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डर लेटर होता है, उसके बाद फिर कंपनी लेटर होता है, उसके बाद एडजस्टमेंट लेटर होता है, समटाइम इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, फिर फॉलोअप लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस। कौन से है जी? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। पहले मैं लिख लूं, लेटर ऑफ कौन सा जी? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी? एक्नॉलेजमेंट लेटर,
जी। और उसके बाद क्या है जी? कवर लेटर। जी, यहाँ तक ओके जी। अब मैं 3 पॉइंट्स को पहले कवर करूंगा, उसके बाद फिर रिमेनिंग पॉइंट्स को कवर करूंगा। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या होता है? अब बिजनेस कम्युनिकेशन में समटाइम ऐसा होता है कि आपने सपोज आपने बैंक से लोन लेना है, बिजनेस के लिए आपने बैंक से लोन लेना है। ओके, अब जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक के पास तो आपका कोई एज सच रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ऐसा ही है ना, कोई रिकॉर्ड तो अवेलेबल है नहीं। तो आपका जो रिकॉर्ड है वो कहां से मिलेगा? वो कोई गारंटर होगा जो आपका रेफरेंस प्रोवाइड करेगा? नो। इसको मैं इस तरह से दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जिस तरह से आप किसी स्कूल में पहले आप पढ़ते थे, अभी आप जिस तरह से राइस में पढ़ रहे हैं, अगर आपने कहीं बताना है कि आप सीए के स्टूडेंट हो तो आप कैसे बताओगे? सिर्फ बताने से वो बिलीव कर लेगा? बिजनेस कम्युनिकेशन में सिर्फ बताने से बिलीव नहीं किया जाता, बल्कि आप राइस में आओगे और यहां से आप एक रेफरेंस लेटर लोगे कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट माई नेम इज दिस, दैट माई नेम इज सो एंड सो, विद रोल नंबर दिस एंड आई एम रजिस्टर्ड राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी फॉर सीए स्टडीज। दिस इज कॉल्ड अ लेटर ऑफ रेफरेंस, कि आपके बारे में जो अथेंटिसिटी स्टैब्लिश करता है, जो गारंटी स्टैब्लिश करता है, जो प्रूफ बनाता है कि वाकई पर्सन जेन्युइन है। अब यहां पे जो एग्जांपल दे रहा है कि सपोज आप बैंक में जाते हो फंडिंग के लिए, तो सिर्फ आप कह देते हो कि मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी इतनी अच्छी इनकम है, सिर्फ बात है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो वो आपसे बकायदा सारे प्रूफ मांगेगा। अच्छा बताओ कि आपके सप्लायर कौन है, अच्छा ये बताओ कि आपके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। ओके, अब सप्लायर्स की बात करें तो फिर वो सप्लायर से आपका रेफरेंस मांगेगा कि यार आप इसको चीजें सप्लाई करते हो, क्या ये आपको टाइमली पेमेंट करते हैं? अगर वहां से वो रेफरेंस ले, अगर सप्लायर को आप टाइमली पेमेंट नहीं करें तो बैंक बोलेगा हमें कैसे टाइमली पेमेंट करेगा? फिर अगर इसको हम आज 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, इसने किस्तें जमा करवानी है, इसने सारा इंटरेस्ट पे करना है, इसने मार्कअप पे करना है, तो अगर ये अपने सप्लायर को पे नहीं करता तो इसने हमें कहां से पे करना है? यहां तक ओके हो गया? तो ये कहना चाह रहा है, डिफरेंट एग्जांपल इसमें, लेट मी गो थ्रू फर्स्ट। सो सेंड बाय अ प्रीवियस एम्प्लॉयर। ओके, अब अगर आप किसी नई कंपनी में अप्लाई करते हो, ओके, तो आप जो है वो प्रीवियस कंपनी से पहले आपको लेटर चाहिए होता है कि आपका कंडक्ट कैसा था, आपका अखलाक कैसा था, आपका किरदार कैसा था। तो प्रीवियस जो कंपनी है उसका जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखता है। अंडरस्टैंड? लेटर रिकमेंडेशन के बंदा किस नेचर के, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये आपको नहीं बताया जाता, ये उसको ईमेल प्राइवेटली उसने करनी होती है नेक्स्ट एम्प्लॉयर को। अब उसमें क्या लिखा है? अगर आपका बिहेवियर तो अच्छा था, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी टेक्निकल बात बताऊं, अगर उसने आपके बारे में बहुत बुरा लिखा है, इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट एम्प्लॉयर को जिस जगह आप इंटरेस्टेड हो जॉब करने के लिए, ओके, अब वहां के लिए जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है, जो आप नॉर्मली आपको लगेगा यार ये क्या हुआ, उसने मुझे इतना बुरा क्यों भेजा, देखिए इसने मुझे इतना बुरा रेफरेंस क्यों बना के भेजा। इसका मतलब ये है कि वो ये चाह रहा है कि अगला पर्सन आपको बुरा कंसिडर करे और वो आपको सिलेक्ट ना करे, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप उसके पास रहो। ये थोड़ा टेक्निकल बात है, थोड़ा सा टेक्निकल। ओके जी, ओके। अब अगर सोचा जाए, अगर इतना ही बुरा है तो फिर आप उसके पास क्या कर रहे हो? तो इतने आप नालायक हो, इतने आप निकम्मे हो, तो आप उसके पास क्या कर रहे हो? इसकी मेन रीजन ये होती है कि वो चाहता है कि नहीं, ये बंदा यहाँ से छोड़, क्योंकि जो जितना बैड होता है इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि बंदा इस कंपनी में रहे, क्योंकि अगर अच्छा भेज दिया तो वो फौरन अगली कंपनी उसको पिक कर लेगी। अगर बहुत ही अच्छा किया है तो इट्स मीन रॉन्ग, वो चाह रहा है कि बंदा मेरी जान छोड़े यार, बस आगे यहाँ से कंपनी को छोड़ के मेरी मतलब अंडर माई सुपरविजन ये छोड़ के नेक्स्ट पर्सन के पास कहीं जाए, किसी नेक्स्ट कंपनी में ये जाए। अगर आपका बहुत अच्छा गया है तो ये क्वेश्चनेबल है कि यार इतना अच्छा उसने भेजा, मतलब ही डजंट लाइक। तो ये छोटे टेक्निकल पॉइंट्स है जो इंशाल्लाह इफ आई फाइंड टाइम आई विल डिस्कस विद यू। सो सेंड बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर आर अदर रेफरी टू सपोर्ट सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन। वही अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, कोई नई जॉब की एप्लीकेशन है, उसके साथ आपको लेटर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। जिस तरह से इफ आई गिव माई एग्जांपल कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करना चाह रहा था रिसेंटली, तो उसके लिए उन्होंने मेरी रिसर्च एक्सेप्ट हो गई, उसके लिए उन्होंने मुझे को रेफरेंस डिमांड किए थे।
तो मेरे जो प्रोफेसर थे उनका रेफरेंस मुझे चाहिए था। सो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका मैंने रेफरेंस लिया ऑनलाइन, बल्कि फिजिकली वो तुर्की में थे। आई मेट विद दैट पर्सन, तो ही गिव माई रेफरेंस देयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक तुर्किश थे प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा रेफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड किया। देखिए तो ये जो रेफरेंसेज होते हैं ये आपको इंटरनेशनली बड़े हेल्प आउट करते हैं। अगर इंटरनेशनल लोग आपको जानते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं और ये कह देते हैं कि यार आई नो दिस पर्सन वेरी वेल एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू, तो वो आप आगे 99% चांस कि यू विल बी सिलेक्टेड। एंड आई वाज बीइंग सिलेक्टेड विदाउट एनी रीजन। आई वाज बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ गुड रीजन, एंड गुड रीजन वाज लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। ठीक है, ओके जी। नॉर्मली रेफर्स टू अ जॉब एप्लीकेशन बट कुड बी सबमिटेड एज पार्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन फॉर बैंक फंडिंग। और नॉर्मली जैसा वो कल डिस्कस किया कि बैंक फंडिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया। अब आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता है कि आपको बचपन में एक मिलता है टू होम इट मे कंसर्न, स्कूलों में टू होम इट में जिसको भी चाहिए ये गारंटी है कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, और ये इतने अरसे से पढ़ रहा है, ये इसका कंडक्ट है, ये इसका बिहेवियर है। टू होम इट में कंसर्न आपको पता ही होगा। तो जो आपको जो सबसे पहला लेटर ऑफ रेफरेंस जनरेट होता है टू होम इट में कंसर्न का प्रोफेशनल लाइफ में जनरेट होता है, जो स्कूल्स में जनरेट होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर, ये सिंपली होता है ठप्पा लगाना। ठीक है, कोई मैसेज रिसीव हुआ, सपोज टीसीएस वाला पे घर में आया, उसने आपको लेटर डिलीवर किया, आप साइन करते हो ना, सिर्फ रिसीव किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, अभी खोल कर देखा नहीं है। सो एक्नॉलेजमेंट लेटर में होता है कि सिर्फ एक चीज़ को रिसीव करना, रिटर्न कम्युनिकेशन को रिसीव करना, आई एक्नॉलेज इट। ठीक है, जिस तरह से आपके ऑनलाइन पोर्टल में अगर आज का लेक्चर अपलोड हो गया, अभी आपने सुना नहीं है, आप एक्नॉलेज कर लिए कि यस लेक्चर इज देयर, अभी आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया। सो एक्नॉलेजमेंट होता है सिर्फ चीज़ों को रिसीव करना, अ सिंपल रिसीव, एक सिंपल रिसीविंग। बिजनेस सेंड देम टू let others know that they have received a communication, कि वो मैसेज उनको रिसीव हो गया, and either have dealt or will deal with the prior communication due course, और वो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करेंगे। पहले मैसेज रिसीव होगा, पहले कम्युनिकेशन रिसीव होगी, पहले लेक्चर रिसीव होगा, पहले लेटर रिसीव होगा, पहले रिपोर्ट रिसीव होगी, पहले मेमोरेंडम रिसीव होगा, पहले सर्कुलर रिसीव होगा, पहले ईमेल रिसीव होगी, पहले एसएमएस रिसीव होगा, तो ही बात बनेगी ना। पहले को रिसीव होगा तो बात बनेगी। एक चीज़ रिसीव हुई नहीं, आपको मेरा लेक्चर रिसीव हुआ ही नहीं आज का, आप कैसे इसको सुन सकते हो, आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये कहना चाह रहा है जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। यहाँ तक ओके हो गया जी। और थर्ड वन इज अ कवर लेटर। वेरी इंटरेस्टिंगली दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर्ड हैं कि नहीं है। आप भी कवर्ड हो कि नहीं हो, ओके। दुनिया में जितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कवर्ड है। ये बुक है, बुक कवर है। आप देखो अपनी बुक कवर है कि नहीं, देखिए वो जो कवर उसके ऊपर जो मेन पेज होते हैं बेटा, वो कवर है कि नहीं। ये देखें, ये कवर है कि नहीं। हर बुक के ऊपर कवर होता है। इवन कि आप जो फ्रूट्स खाते हैं, जो हर चीज़ के ऊपर कवर अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। असल जो कंटेंट है वो उसके अंदर होता है। दैट इज वेरी सपोज। अच्छा, हमारे यहाँ डायलेमा ये है कि हम चीज़ों को जो बाय करते हैं वो हम कवर की बेस पे बाय कर। सपोज आपने बिस्किट खरीदने हैं, आपने चॉकलेट खरीदनी है, तो हम देखते हैं रैप कितना अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। अब आपने अगर प्रोडक्ट खरीदनी है तो रैप इज नॉट इम्पॉर्टेंट भाई। रैप अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि हम कवर्स को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम मेकअप बड़ा कर देंगे, टिप टॉप बड़ी कर देंगे, हाँ, उसकी ब्यूटिफिकेशन को इंक्रीज कर देंगे। हम ये समझेंगे अगर चीज़ ब्यूटीफुल लग रही है, अगर उसका कवर अच्छा लग रहा है, मतलब है कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2 नंबर प्रोडक्ट्स होती हैं उनके कवर एक्सीलेंट होते हैं। याद रखना, उनके कवर क्योंकि वो आपको जो धोखा देते हैं वो अपने कवर से तो देते हैं, देखिए वो कवर बड़ा ब्यूटीफुल कर देते हैं। और जब आप देखते हो इतना ब्यूटीफुल कवर, इतना क्वालिटी वाला कवर, तो यार प्रोडक्ट भी यकीनन बहुत क्वालिटी वाली होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लेकिन चीज़ों को कवर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप शॉप पे जाते हैं, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाओ, किसी भी शॉप पे जाओ, तो आपको मोस्टली चीज़ें जो कवर मिलेंगी। लाइक आपने टूथपेस्ट खरीदनी है, आपने सपोज ब्रेड खरीदनी है, तो ब्रेड वो कवर्ड में होगी, ओके जी। आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, ओके, आपने फ्रूट्स खरीदने हैं, तो सारे फ्रूट्स अल्लाह पाक ने जो बनाया वो कवर्ड है। ऐसा ही है ना, देखिए कि वो आपका कवर उतार के आपने तरबूज खरीदना है,
वाटरमेलन खरीदना है तो क्या कवर उतार के वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो कवर के साथ ही हर चीज़ आपको दी जाती है। सो कवर एक्चुअली पहचान होती है। कवर की अल्लाह पाक ने जो मेन अल्लाह पाक का रीज़न बताई है चीज़ें कवर करने की, कि आपकी पहचान है। देखिए, ये आपकी जो सूरत है ये आपकी पहचान है। लेकिन एक सूरत होती है, एक सीरत होती है, लेकिन हम समझते हैं अगर सूरत अच्छी है तो सीरत भी अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है। सूरत इज़ जस्ट फॉर द रिकग्निशन, ये आपकी पहचान के लिए, ताकि लोग पहचान सकें कि यार डिफरेंट फ्रूट्स हैं, या ये तरबूज है, ये खरबूजा है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, दैट्स बिकॉज़ ऑफ इट्स कवर। इस तरह इंसानों की जो पहचान होती है वो उसके कवर से होती है, उसके फेस से होती है। अब जो फेस है वो पहचान है, बाकी दो आंखें सबकी सेम है, नोज सबका सेम है, बाकी तो कोई कंपोनेंट डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं वो कवर की बेस पे करते हैं। जहाँ पे कवर का मतलब ये है कि चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन। सो कंपनी समथिंग सच एज पैकेजेस आर रिपोर्ट, ठीक है जी, कोई भी पैकेज है उसके साथ हम कवर लेटर लगाते हैं, शुरू में इंफॉर्मेशन देते हैं, या कोई रिपोर्ट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मोर देन 2 पेजेस होगी तो उसके शुरू में हम कवर पेज लास्ट में लगाते हैं। जो बुक है आपके हाथ में बुक है राइट नो, इसके शुरू में देखो जो कवर पेज होगा जिसपे BC लिखा हुआ है, कवर पेज है, ठीक है जी। दे डिस्क्राइब द इनक्लोज एंड वाई इट इज बीइंग सेंट, ठीक है जी। अब कवर पेज इज नॉट अ रियल मैसेज, जो असल मैसेज है वो उसके अंदर है। सपोज बिजनेस कम्युनिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो बुक है, 4 बुक्स हैं। अब 4 बुक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक बुक BC कौन सी है, QM की कौन सी है, IT कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, बाय इस कवर लेटर। ये कहना चाह रहा है कि ये कवर आपको ये बताएगा कि इन्फॉर्मेशन किधर है और असल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी। यहाँ तक ओके हो गया जी। सो नाउ आई एम गोना गो फॉर द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। नेक्स्ट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, तीनों हो गए जी, यहाँ तक ओके है जी। नेक्स्ट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, सर्कुलर लेटर्स एंड मेमोरेंडम। लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन या रेजिग्नेशन लेटर, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है जी, सर्कुलर लेटर्स और तीसरा क्या है जी, मेमोरेंडम। कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पूरा हमारा चैप्टर आ गया मेमोरेंडम, ठीक है जी। इसमें हमारा पूरा एक चैप्टर आगे गिवन है, डोंट वरी अबाउट इट, मेमोरेंडम जी। सो नेक्स्ट इज जी लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। जब भी आपने रिजाइन करना होता है तो अभी मुंह उठा कर रिजाइन नहीं कर देना होता। रिजाइन मतलब कि आपने उस कंपनी को छोड़ना है, आपने अपनी जॉब को स्विच करना है, तो आपको प्रॉपर एक लेटर लिखना होगा, प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, अपनी रीजंस बतानी होंगी, और उसके बाद ही आप रिजाइन कर सकते हो। क्लास में तो आप होते हो या ऑनलाइन आप हो, जब आपको दिल करे आप क्लास अटेंड करो, आप लेक्चर लो ना लो, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। अगर आपने जॉब छोड़नी है, या जैसे आपने सपोज CA को किसी ने ड्रॉप करना है तो वो ठीक है, उसकी मर्जी ड्रॉप कर सकता है विदाउट टेलिंग टू द आई कैन। लेकिन अगर आपने जॉब को छोड़ना है तो बगैर बताए आप जॉब को रिजाइन नहीं दे सकते, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है जी। और जब आप नई कंपनी में जाना होता है, नई जॉब पे जाना होता है, तो प्रीवियस कंपनी अगर आपके पास लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होगा, क्योंकि उसी को लेटर ऑफ रेजिग्नेशन से ही प्रॉपर वे मिलता है कि जो अपने अच्छे वे में प्रीवियस सारे टास्क कंप्लीट करके आया होता है। हमेशा जो पर्सन प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसने प्रीवियस काम पे कोई गड़बड़ की होती है, उसको लेटर ऑफ रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता, उसको लेटर ऑफ फायरिंग लेटर दिया जाता है। और फायर लेटर का मतलब ये है इस बंदे को यहाँ से निकाला गया, और लेटर ऑफ रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि बंदा जेन्युइन है, ये जो न्यू जॉब पे जा रहा है, ये अपनी प्रीवियस कंपनी में सारी टास्क, सारी एक्टिविटीज, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट फुलफिल करके आ रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, पर्सन इज वेरी जेन्युइन। सो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इटसेल्फ इज अ गारंटी दैट पर्सन इज अ जेन्युइन। So a former record that employee wishes to leave their job or firm wishes to withdraw from engagement, ठीक है जी। या कोई कंपनी या कोई कंपनी पार्टनरशिप की हुई है उसने डिफरेंट सप्लायर्स के साथ और डिफरेंट वेंडर्स के साथ, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रही है, उस सप्लायर से रिलेशनशिप खत्म करना चाह रही है, तो फिर भी उसको लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा कि डेट आई एम नो मोर into I don't want to be any more with you for doing the business activities, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी सर्कुलर्स बेटा याद रखना, जो लेटर्स होते हैं बाय नेचर लेटर्स होते हैं वो 1-to-1 होते हैं, जो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए होते हैं। लेकिन जो सर्कुलर्स लेटर्स होते हैं या सर्कुलर्स होते हैं वो सब के लिए होते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट जब कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, ओके, तो वो पूरे कंट्री के लिए होती है, पूरे मुल्क के लिए होती है, या पूरे प्रोविंस के लिए होती है, तो उसे कहते हैं सर्कुलर।
जिस तरह आई कैप ने इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को, तो सारे स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन जाएगी दैट वाज सर्कुलर में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है जी। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो नॉर्मल मैसेज होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, 1 to 1 होते हैं, लेकिन ये जो मैसेज होता है ये बिल्कुल ओपन होता है और ये सबके लिए होता है, ठीक हो गया जी। तो सर्कुलर लेटर्स यूज टू शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, सब ऑडियंस के लिए। यूज टू अनाउंस न्यू इन्फॉर्मेशन सच एज द न्यू डायरेक्टर्स। आप न्यू डायरेक्टर को हिडन बात तो नहीं है ना, सबको पता हो कि अब न्यू डायरेक्टर हमारे पास आया है, उसका क्या नाम है, उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, और वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो एक सर्कुलर की फॉर्म में होगी। आप क्लैरिफाइंग न्यू पॉलिसी, या आपने कोई न्यू पॉलिसी बनाई है, कोई न्यू हिकमत अमली आपने डिफाइन की है। फॉलोइंग अ नंबर ऑफ वायलेशंस, आपने कोई भी पॉलिसी डिफाइन की है कि मतलब वायलेशंस, क्योंकि पॉलिसी तभी बनती है, अहकामात तभी बनते हैं, लॉस तभी बनते हैं, आपका पता रेगुलेशन तभी बनते हैं कि जब गड़बड़ होती है, ओके। चीज़ें बाद में डिफाइन होती हैं, वायलेशंस होती हैं तो लॉस बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। तो वो नंबर ऑफ वायलेशंस हुई हैं, उसके बाद फिर न्यू पॉलिसी आई कि अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा, या इस वायलेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो लेटर्स टेंड टू बी जनरल इन नेचर गिवन देयर लार्ज ऑडियंस। ये बड़े जनरल से होते हैं, सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं किया गया होता, और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पब्लिक होती है, ओपन होती है, ठीक है जी। इस तरह से अगर आप राइज में आए तो आपको एंट्रेंस पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंट्रेंस डोर पे कोई इन्फॉर्मेशन, आपको डोर पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, वो इन्फॉर्मेशन है जो भी इंटर हो रहा है वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो सर्कुलर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो सबके लिए होती है, सबके लिए कॉमन होती है, अंडरस्टैंड। जैसे आप बैंक में जाए तो उन्होंने उनके नोटिस बोर्ड पे शुरू में जब इंटर हो तो उनके नोटिस बोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, स्केड्यूल और चार्जेस एंड ब्ला ब्ला, स्टेट बैंक की इन्फॉर्मेशन होगी। अब जो पर्सन बैंक में आ जा रहा है वो सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाट सर्कुलर इन्फॉर्मेशन, जो सबके लिए कॉमन होती है और सब उसको इजीली गो थ्रू भी कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट, ठीक है जी। उसके बाद है मेमोरेंडम। अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन, आपको पता है मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम सिंगुलर फॉर्म है और मेमोरेंडा इसकी प्लूरल फॉर्म है। और मेमोरेंडम वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो डे टू डे बेसिस पे होती है। सपोज राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में जो डेली बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ये मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है हमारी आपस की, और जो डेली बेसिस पे परफॉर्म हो रही है, जो सिर्फ इंटरनल ही यूज होती है, जो एक्सटर्नल्स को नहीं बताई जाती, जो आप लोगों को नहीं बताई जा रही, जो स्टाफ को पता है, जो टीचर्स को पता है, जो मैनेजमेंट के लोगों को पता है, लेकिन एक्सटर्नल्स लोगों को, जिस तरह घर के अंदर की इन्फॉर्मेशन घर में सब पर्सन्स को तो पता होती है, लेकिन घर के बाहर आपके नेबर्स को भी नहीं पता होता कि घर में क्या चल रहा है, ऐसे ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड द मेमोरेंडम जी। आर नोट डॉक्यूमेंट और अदर कम्युनिकेशन दैट रिकॉर्ड्स आर रिमाइंड अबाउट इवेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। कि ये हम मेमोरेंडम लिखते हैं ताकि हम उसको, जिस तरह से आप बुक पे आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, तो ये आपके रिकॉर्ड के लिए, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपके अपने मकसद के लिए, जो जिसमें सिर्फ बेनिफिट आप क्लोज लोगों को ही होगा या आपकी ज़ात को होगा, टिपिकली यूज, या सिर्फ उस बिजनेस एक्टिविटीज़ को उसका फ़ायदा होगा, जो उस कंपनी उसको फ़ायदा होगा। टिपिकली यूज टू कम्युनिकेट मैसेज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज सच एज कन्वेइंग टेलीफोन मैसेजेस आर टू रिमाइंड समवन ऑफ एन अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट, अब किसी का अपॉइंटमेंट ही किसी डॉक्टर के साथ, ऐसे ही है ना, तो उसका जो सेक्रेटरी है, डॉक्टर का सेक्रेटरी, आपको पता है वो पहले कॉल करता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, जो आम पर्सन के साथ नहीं है, ये उसको रिमाइंड करवाने के लिए, ठीक है। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, ओके। जब भी इंफॉर्मेशन एक टूल के थ्रू कम्युनिकेट होती है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, और जब इंफॉर्मेशन मल्टीपल मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडा। जिस तरह से अगर कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीफोन के थ्रू भी कन्वे होती है, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कन्वे होती है, हम आपस में हमें पॉलिसीज भी शेयर होती हैं, मतलब मल्टीपल वेज में हमें बताया जा रहा होता है कि अब ये काम ऐसे करना है, अब ये काम वैसे करना है। वो जो मल्टीपल वेज में बताना है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडा। लेकिन अगर आपको एक ही तरीके से इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, एक ही मीडियम का इंतखाब किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ओके है। उसके बाद 3 रह गए, एजेंडा, मिनट्स एंड रिपोर्ट। उसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा जी। यहाँ तक ओके है जी, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू?
या आपने मुझे ओपनली डिस्कस करना, मुझे बताना है, डोंट वरी। अगर आपको अभी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज। ये पॉइंट अगेन आगे चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में ये तीनों जो डिफाइंड है, ये इन सब चीज़ों के लिए, रिटन कम्युनिकेशन के लिए डिफाइंड है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, ये तीनों चैप्टर अगेन आई एम सेइंग ओनली फॉर रिटन कम्युनिकेशन के लिए डिफाइंड है। सो इंशाल्लाह वी गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स अगेन देयर। ये नेक्स्ट इज द एजेंडा जो हमें डिस्कस करना है, एजेंडा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, मिनट्स, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, रिपोर्ट। जी, ये आपके 3 पॉइंट फिलहाल रह गए हैं जो डिस्कस करने वाले, ठीक है। 3 पॉइंट, एजेंडा, मिनट्स एंड रिपोर्ट। ओके, आज का हमारा एजेंडा क्या था, ये जो मैंने पहले लिखा। ओके, एजेंडा क्या था, रिटन कम्युनिकेशन। ऑडियंस को बताने से पहले उनको आपको आई हैव टू लेट यू नो कि क्या बता रहा हूँ, क्या लेक्चर क्या है, पहले लिख के बताना होता है। हमेशा पहले लिखता हूँ, हर टीचर पहले लिखता है, बाद में एक्सप्लेन करता है ना। तो वो जो पहले लिखना है, जिस तरह से मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि मैंने ये एक्सप्लेन करना है, अब पहले ही लिख देना इज कॉल्ड द एजेंडा। मैंने लिख दिया है कि पहले मैं लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा था कि की एलिमेंट्स, फिर आपको डिफाइन किए और बाद फिर आपको एक्सप्लेन किए, फिर मैंने लिखा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटन मैसेजेस, पहले मैंने सारे लिखे फिर आपको एक्सप्लेन किए। तो पहले जो लिखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स कॉल्ड एन एजेंडा, ठीक है। जो मीटिंग्स होती हैं, हमारी जो मीटिंग कौन सी है, ये 1-to-1 मीटिंग है, ऐसा ही है ना, 1-to-1 वाया रिकॉर्डिंग हमारी मीटिंग है। ओके, और इस मीटिंग में पहले आपको मैं बताता हूं कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, ऐसा ही है ना। ओके, so this is called an agenda. So a list of item of business to be considered and discussed at a meeting. हमने किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है और किन पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, पहले आपको बताना होता है। जिस तरह से जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो पहले आपको पता होता है कि आपने किधर जाना है, ऐसा ही है ना। या पहले आपको बताना होता है स्टेशन पे जाके कि आपने किधर जाना है, उसके बाद ही आप उस गाड़ी में बैठते हैं। वो जो पहले बताना है, दैट्स कॉल्ड एजेंडा। अब ये हो नहीं सकता कि आपने बताया कि आपको जाना है फैसलाबाद और आप सिंध की गाड़ी में बैठ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट इज जी मिनट्स। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है मिनट्स। ये ओके हो गया, गल समझ आ गई एजेंडे दी, कोई प्रॉब्लम है देश, कोई एम्बिग्विटी, नो। नेक्स्ट इज दी मिनट्स। अच्छा, मिनट्स, इंसान बड़ा धोखेबाज है, आपको पता ही है। जो हम बोलते हैं बाद में मुकर जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो काम हम नहीं कर पाते या वो टास्क अचीव नहीं कर पाते, मुकर जाते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था, ऐसा कब कहा, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैं तो भूल गया। क्योंकि हमारे पास कई एक्सक्यूज़ होते हैं, तो उन एक्सक्यूज़ से बचने के लिए फिर हमने एक नई चीज़ डिफाइन की, दैट्स कॉल्ड द मिनट्स। कि जब भी कोई बंदा बात करे, जिस तरह से आज हमने जो भी बात की, उसके मिनट्स आपके सामने अवेलेबल है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक फिनिश किया, ठीक है। तो वो जो बोलना होता है, आपको मैंने लास्ट में बताया था कि बोलने की बिजनेस कम्युनिकेशन में खास औकात नहीं है। जो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी आप बोलते हो, मीटिंग्स में या जिसके साथ बात करते हो, आप साथ लिख लेते हो या लिखवा लेते हो, ठीक है। ये जो सेक्रेटरीज होते हैं, आपको पता है, ये जो 18वें 19वें ग्रेड के जो होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनके साथ सेक्रेटरीज होते हैं। उनकी जब मीटिंग होती है तो साथ सेक्रेटरी लिख रहा होता है कि इन्होंने इससे ये बात की, इसने ये बात की, ठीक है। गल समझ आ गई। सो मिनट्स ये होते हैं कि जब भी आप बिजनेस कम्युनिकेशन को मीटिंग्स करते हो, तो मीटिंग्स वर्बली होती हैं, ओरल होती हैं, बोल के होती हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है कि क्या बात हुई थी, ताकि बाद में फ्यूचर में याद रहे। ये मिनट्स इंशाल्लाह चैप्टर 7 में बड़ी डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस है, दोबारा डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड कि जब भी कोई वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है मोस्टली, तो उसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। वो रिकॉर्ड का मेंटेन करना इस कॉलम मिनट्स। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन है आपके सामने कि आज मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया, जो वर्ड्स हैं वो सारे मेंटेन हैं। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते, या कई ऐसे मेरे वर्ड्स होते हैं, कई मेरी ऐसी एग्जांपल होती है जिनका रिकॉर्ड मेंटेन जिसका जो ओरल जो बोलने में तो है, लेकिन रिटन में नहीं, आप साथ लिखना शुरू कर देते हो। वो जो आप साथ लिखते हो, दैट्स कॉल्ड द मिनट्स। कि सर ने यहाँ पे क्या बात की थी, उसको आप हाईलाइट कर लेते हो और उसके साथ आप लिख लेते हो, ठीक है जी। सो अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग एट द मीटिंग, कि मीटिंग किस तरह से चली, इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मिनट्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट, जब भी आपकी इंफॉर्मेशन, जब भी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन 2 पेजेस से ज़्यादा होगी,
तो उसको हम जो शेप देंगे, जो पैटर्न देंगे, जो उसका लेआउट डिफाइन करेंगे, वो रिपोर्ट के फॉर्मेट पर होगी, वो रिपोर्ट के लेआउट पे होगी, वो रिपोर्ट के डिजाइन पे होगी। अगर समझ आ गई? सो रिपोर्ट इज समथिंग कि व्हेन एवर द इंफॉर्मेशन इज टू मच और व्हेन एवर द इंफॉर्मेशन इज मोर देन 2 पेजेस, उस पर जो हमने लेआउट डिफाइन करना है, उसको जो हमने फॉर्मेट डिफाइन करना है, उसकी जो हमने पैराग्राफिंग डिफाइन करनी है, उसकी हमने जो चैप्टर हेडिंग डिफाइन करनी है, वो हमने रिपोर्ट के मुताबिक करनी है। और चैप्टर 8 इज कंप्लीटली डिफाइंड फॉर द रिपोर्ट्स। अगर आप देखो तो चैप्टर 8 हम पूरा पढ़ेंगे कि रिपोर्ट क्या होती है, कैसे डिफाइन होती है, किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। यहाँ के लिए आपको इतना काफ़ी है, याद रखना, एन अकाउंट गिवन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, एक खास मैटर को पकड़ते हैं, एक खास सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, एक खास इशू को पकड़ते हैं। जिस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ स्पेसिफिक मैटर फॉर यू, QM इज अ स्पेसिफिक मैटर फॉर यू, उस पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। सो एन अकाउंट गिवन ऑन पर्टिकुलर मैटर इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब उस पर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना दिया, जो बिजनेस कम्युनिकेशन पे आपको पूरी बुक बना दी, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में याद रखना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जब भी आपने कोई नया ताल्लुक इस्टेब्लिश करना होता है, कोई नया ताल्लुक आपने बनाना होता है, तो उससे पहले आपने बताना होता है कि हु यू आर, आप हो क्या, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। आप मुझे बताओ कि जब आपने ICAP में एडमिशन लिया या राइज में एडमिशन लिया, तो क्या आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं की थी? आपने सारी इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी? वो जो सारी इंफॉर्मेशन का देना, ठीक है, जिस तरह से या आपने ID कार्ड बनवाया अपना, तो नादरा में जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन देते हो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, आपने ICAP के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया थ्रू ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। आपने नादरा के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन किया गवर्नमेंट के साथ थ्रू गिविंग द इनिशियल इंफॉर्मेशन। वो जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें सारा अपने बारे में बताना होता है, अपना वो सारा हस्ब नस्ब बताना होता है, शजरा नस्ब बताना होता है, अपना वो सारा बैकग्राउंड डिस्कस करना होता है, ओके, जिसमें हम सारी एजुकेशन डिस्कस करते हैं, अपने क्रेडेंशियल को डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, और बड़ी वो डिटेल फॉर्म में होती है। दैट एनालाइजेज अ टारगेट कंपनी और अ बिजनेस प्लान, ठीक है जी। सो वो कोई भी कंपनी है, वो फिर आपको एनालिसिस करती है, ठीक है, या कोई भी बिजनेस प्लान है, वो उसके बगैर नहीं चल सकता। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के वो रिपोर्ट बनानी, जो इनिशियल रिपोर्ट बनाई जाती है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो किसी कंपनी की हो। ड्यू डिलिजेंस होता है कि केयरफुल रिपोर्ट, कि जिसमें आपके बारे में बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, चाहे वो आपकी इंफॉर्मेशन हो चाहे किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो। वो जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, जिस तरह से अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, तो फर्स्ट टाइम आप जो फॉर्म फिल करेंगे, बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। फिर उसके बाद जितनी दफ़ा भी आप जाएंगे, वो जो इंफॉर्मेशन जो आप वहाँ पे जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी पैसे डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे, बार बार आपको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो उसी एक दफ़ा की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की बेस पे आगे भी आपसे वो बिजनेस करते रहेंगे, और बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी आप बताएं जी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बताएं जी आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आप बताएं जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो बनती है वो 1 टाइम बनती है। यहाँ तक ओके जी। सो आई एम डन विद दिस पार्ट्स, आई एम डन विद रिटन कम्युनिकेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, बट डोंट वरी अबाउट। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहे हैं, हमें डिटेल में दोबारा सारी चीज़ डिस्कस करनी है, सो यू विल अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया आज हमने? सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया की रीडर्स को डिस्कस किया। एज यू नो की रीडर्स कौन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैसेज बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैसेज सब ने उसको पढ़ना तो होता है, लेकिन उस पर जो एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं। वो जो कुछ लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड द की डिसीजन मेकर्स, ठीक है, उनके मुताबिक मैसेज को डिफाइन करना होता है। जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उस पर अप्लाई कर, लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिस पे सब ने कलेक्टिवली अप्लाई करना होता है या उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वहाँ पे जो वर्ड डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड द रीडरशिप एज अ होल। वहाँ पे सब ने उस मैसेज को गो थ्रू करना है और सब ने उस मैसेज पे एक्शन परफॉर्म करना है, सब ने सिस्टम से लॉग आउट हो जाना है एट 6 PM, ठीक है जी। उसको हम डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो हमने सेल्स लेटर को डिस्कस किया। यू नो सेल्स लेटर क्या होते हैं हम, ठीक है, कि जिसमें कंपनी
बाय फोर्स आपको मार्केटिंग करती है, आपको बिल बोर्ड्स के थ्रू मार्केटिंग करती है, एसएमएस के थ्रू मार्केटिंग करती है, पम्फलेट्स के थ्रू मार्केटिंग करती है, पर्सन टू पर्सन आपके पास फेस टू फेस आके आपको बताते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, प्लीज हम इस प्रोडक्ट को बाय कर लें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेल्स लेटर, जहाँ पे कंपनी खुद अपनी मार्केटिंग कर रही होती है। अब उन्होंने मार्केटिंग की, somehow you like the product, then you order the product and that is called the order letter, ठीक है। once you order the product, okay, through written communication, अब जो ऑर्डरिंग हो रही है मोस्टली वो ऑनलाइन हो रही है, हम जो ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं that's called the order letter. once you order, sometime that the product you order get some problem, okay, उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, फिर हम जो कंपनी को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आई गॉट योर ऑर्डर बट दिस ऑर्डर गॉट दिस प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड द कंप्लेन लेटर. वंस यू कंप्लेन दैट द पर्सन कम्स, ही सॉल्व द प्रॉब्लम, और यू सेंड द प्रोडक्ट टू द कंपनी एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट लेटर. देयर आफ्टर वी डू हैव द इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी लेटर मीन कि जहाँ पे खुद कस्टमर चल के कंपनी के पास जाता है, प्लीज लेट मी नो कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड इंक्वायरी लेटर. देन वी हैव द फॉलो अप लेटर्स. अब फॉलो अप लेटर्स में ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुकी है बट यू डिडंट गेट द रिस्पॉन्स, और जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब तक आपको जवाब नहीं मिलता. अब आपको पता है जवानी बड़ा फॉलो अप करते हो, होता है ना ऐसे समटाइम कि जवानी में आप किसी का फॉलो करते हो, जब तक आपको आगे से हाँ या ना में जवाब नहीं मिलता, फॉलो अप करते रहते हो. ओके, तो ये भी उसी कैटेगरी में फॉलो कर, जब तक आपको जवाब नहीं मिलता यू जस्ट फॉलो. ओके, सो फॉलो लेटर्स अल्टीमेटली यू वांट टू हैव द आंसर. जब तक आपको जवाब नहीं मिल रहा, ओके, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यू जस्ट फॉलो दैट थिंग. देन वी डिस्कस लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. यहाँ पे आप अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बेसिकली अगर आपने किसी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है या आपने किसी नई कंपनी में जाना है, ठीक है, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते तो वो कोई थर्ड पार्टी से प्रूफ चाहते हैं, आपकी गारंटी चाहते हैं, ठीक है. तो वो कोई लेटर ऐसा चाहते हैं जिसमें लिखा हो कि दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन, दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, ठीक है. तो दैट्स कॉल्ड द लेटर ऑफ रेफरेंसेस. ओके, कि जहाँ पे डिफरेंट लोग, जिस तरह टीचर्स आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपने आगे फर्म्स वगैरह के कंपनी वगैरह में समटाइम्स टीचर का रेफरेंस बड़ा हेल्प आउट होता है कि यार आई नो दिस स्टूडेंट इज वेरी वेल, ओके, तो उसका रेफरेंस बड़ा काउंट हो जाता है, टीचर का रेफरेंस बड़ा काउंट हो जाता है, प्रोफेसर का रेफरेंस बड़ा काउंट हो जाता है, ठीक है जी. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेफरेंस, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है, जिससे आपका ये एस्टैब्लिश होता है द पर्सन इज जेन्युइन, उसका बिजनेस इज जेन्युइन, ठीक है. नेक्स्ट वी डिस्कस एक्नॉलेजमेंट लेटर. इसमें हमने ये पढ़ा कि पहले हम जितनी भी रिटर्न कम्युनिकेशन उसको पहले एक्नॉलेज करते हैं, उसके बाद हम गो थ्रू करते हैं. जिस तरह से अब पहले आप मेरे लेक्चर को रिसीव करोगे, उसके बाद आप उसको गो थ्रू करोगे. ओके, देखिए, अगर आपके घर में कोई भी कम्युनिकेशन आती है बैंक की तरफ से या कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आती है, तो पहले वो आप रिसीव करते हो, उसके बाद फिर आप उसको गो थ्रू करते हो, अंडरस्टैंड. एक्नॉलेजमेंट सिंपली साइन करना, और अगर वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, सिर्फ साइन नहीं करना बल्कि साथ कंपनी की स्टैंप भी लगती है. तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट होती है वो साइन एंड स्टैम्प के साथ होती है. दो चीज़ें. अगर पर्सनल लेटर है, अगर पर्सनल कम्युनिकेशन है, सिर्फ यही कह दो कि आई रिसीव इज एनफ, साइन कर दो इज एनफ. लेकिन जहाँ पे आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो रिसीविंग के साथ आपको स्टैम्प ही लगानी है. उसके बाद हमने ये पढ़ा सर्कुलर लेटर, नहीं, उसके बाद हमने पढ़ा कवर लेटर्स. अब आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ है वो क्या है जी, वो कवर्ड है. ऐसे दुनिया में हर चीज क्या है, वो कवर्ड है. कवर लेटर itself tells कि where the information is. Cover letter is not an information, it is just a source to tell where the information is all about. Information आपको कहाँ मिल सकती है, उस कवर के अंदर आपको information मिलेगी. The letter of resignation, जब भी प्रोफेशनली आप रिजाइन करते हो, तो रिजाइन करने से पहले आपको वहाँ से लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लेना होता है. उसके बाद पढ़ा हमने सर्कुलर लेटर. सर्कुलर लेटर्स ये होते हैं कि जो सबके लिए होते हैं, पब्लिक होते हैं, जनरल होते हैं, ओके, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, इक्वल होती है. उसके बाद मेमोरेंडम है जो सिर्फ इंटरनल के लिए होती है, जो स्पेसिफाइड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक है, जो क्लोज इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कुछ लोगों को ही पता होती है. उसके बाद ये एजेंडा कोई भी चीज़ डिस्कस करने से पहले हमें डिफाइन करना होता है कि आज हमने क्या डिस्कस करना है. दैट इज कॉल्ड एजेंडा. जिस तरह कल हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन. सो दैट्स एजेंडा फॉर टुमारो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. अब आपको पता चल गया कल का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है. उसके बाद जी मिनट्स. जब भी ये बताया था कि जब भी हम बोलते हैं तो उसको कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उस बोलने को हमें लिखना भी होता है. बिजनेस कम्युनिकेशन में वो जो लिखना है
कि एक एक मिनट में उस पर्सन ने क्या बात की, दैट्स कॉल्ड द मिनट्स। इसका प्रॉपर नेम है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो बाद में डिस्कस करेंगे। एंड द रिपोर्ट, एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज मोर देन 2 पेजेस इज कॉल्ड द रिपोर्ट। और रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डिटेल फॉर्म में होती है। लेटर में वही इन्फॉर्मेशन बहुत समराइज फॉर्म में होती है, सिर्फ मैक्सिमम 2 पेजेस पे होती है। पर वंस इन्फॉर्मेशन मोर देन 2 पेजेस, उस इन्फॉर्मेशन में जब हम टेबल ऐड करना शुरू करते हैं, ग्राफ ऐड करना शुरू करते हैं, डिफरेंट हेडिंग ऐड करना शुरू करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेंथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब उसके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज कर जाते हैं, so that is called the report. Okay ji, so I hope you understood. That's it from my side for today. Okay ji, okay, enjoy, have a good time, okay, study well, and take care of yourself, take care of your family, and okay ji, Allah Hafiz.